हेलो दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जीवन कहीं रुक सी गई है? क्यों ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम अपने बीते हुए कल को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि काश मैं ये पढ़ाई पढ़ लिया होता, ये काम कर लिया होता। अनेक तरह की बातें दोस्तों आज हम थॉमस एम स्टर्नर की ये बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड, आप सभी का स्वागत है बुक यूनिटी में। जब मैं बालक था, मैंने गिटार सीखा, जबकि उस समय मैं बहुत छोटा था, लगभग 4 वर्ष का था। अतः मैं उसको अधिकांश भूल गया। जब मैं अपने बजाए संगीत को पुनः पलटकर देखता हूँ, ये कहना सही ही रहेगा कि मैंने उसमें यथेष्ट दक्षता पाली थी। मैंने उसे 2 वर्षों के बाद छोड़ दिया था और मैं उसमें विशेष कुछ नहीं कर पाया था। संगीत के रूप कहें तो अगले अनेकों वर्षों तक उसमें कुछ भी नहीं कर पाया था। 9 वर्षों की उम्र तक जैसे अन्य अनेकों बालक बड़े होते हैं, वैसे ही मैं भी पियानो सीखने लगा। फिर से एक बार वह भी कुछ ही समय तक रहा। इस बार सिर्फ 10 महीने रहा और उसका सही कारण यही था कि मुझे उसमें अभ्यास करना अच्छा नहीं लगता था। यदि मुझ में पूछते तो मैं यही कहता कि वह उबाऊ, बोरिंग तथा कठिन था और मुझे प्रतीत होता था कि मैं उसमें कोई भी प्रगति नहीं कर पा रहा था। संभव है उस समय के अनुसार मेरा दृष्टिकोण सही रहा हो, मगर वह इस पर से उभर कर सामने आया हो क्यों कि मैं संगीत के अभ्यास को अथवा किसी भी अभ्यास को पसंद नहीं करता था और इस बात को समझने के लायक संभ्रांत में उस समय नहीं था। मगर अपने संगीत के प्रति प्रेम के कारण मैं एक बार फिर से पियानो की ओर मुड़ा और उसे ही बजाना सीखता रहा। मैंने अपनी अग्रिम 20वीं एवं बाद की 21वीं के अंतर्गत, जब मैं अविवाहित ही था, मैंने संगीत को बेहद गंभीरता से अपनाया और उसमें यथेष्ट सफलता भी पाई। मैं किसी भी पद्धति का संगीत रच सकता था। मैंने अनेकों बैठकों में व्यावसायिक स्तर का संगीत भी दिया, जो सर्वश्रेष्ठ कला मंचों को प्रस्तुत करता था और जिसका अंत लयराग तथा ठेकों में होता था। मैंने अपना स्वयं का एक बहुमूल्य रिकॉर्डिंग रूम भी स्थापित किया और कुछ अधिक अच्छे गीतकारों एवं कलाकारों के संपर्क में भी आया, जो पॉप, जाज एवं लोक संगीत से जुड़े थे। अपनी आयु की 20वीं के मध्य पहुंचते पहुंचते तक तो मैं एक काफी अच्छा संगीतकार बन चुका था, ऐसा लोगों का कथन था। मेरा संगीत क्षेत्र का विकास बढ़ता रहा और अपने 30उत्तर जीवन में पहुंचते पहुंचते मुझे अनुभव होने लगा कि अब अभ्यास के प्रति मेरे दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आ गया है। अब मैं न सिर्फ प्रशिक्षण में डूबना पसंद करने लगा था, बल्कि अपने दैनिक कार्यों, कलापों से बचने के लिए भी स्वयं को पूरी तरह से इनमें डुबोने लगा था। कई बार तो मुझे प्रशिक्षण या पाठ का अभ्यास न करना ऐसा प्रतीत होता कि मैंने स्वयं को अपने विशेष गोल्फ स्विंग से वंचित रखने की नादानी की है, जो अधिक आवश्यक था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह हो गई थी कि मैं यह समझने लगा था कि मेरा पूरा जीवन एक प्रशिक्षण अभ्यास है, फिर वह चाहे जिस स्वरूप में सामने आ जाए। तब तक मैंने भी अनेकों अन्य लोगों की ही तरह से शब्द अभ्यास को सिर्फ कला के रूपों जैसे संगीत, नृत्य तथा चित्रांकन आदि से ही जोड़े रखा था। तब तक मैंने बिगड़ैल बालक, अधिक भारी कार्यक्रम या संकुचित मासिक बजट को इसमें शामिल नहीं किया था, जिसमें उन्हीं सिद्धांतों और चातुरी की आवश्यकता पड़ती है जिनकी संगीत सीखने में होती है। जैसे जैसे मेरा जीवन के प्रति संबंध गाढ़ होने लगा, मानसिक नियंत्रण एवं प्रशिक्षण भी बढ़ गया। मैंने भी अपनी सभी प्रक्रियाओं, प्रयत्नों को प्रशिक्षित मस्तिष्क के माध्यम से संबोधित करना आरंभ कर दिया और यह भी ध्यान देने लगा कि उन सिद्धांतों को मैंने कब कब और कितनी बार अपने प्रतिदिन के व्यवहार में व्यवहृत किया है। मैं अपने जीवन के दृष्टिकोण को अधिक अच्छे की ओर बदलते देखना चाहता था, जिन्होंने मेरे जीवन पथ में इतना बदलाव ला दिया था कि मैं हर बात से कुछ नया सीखना चाहता था। क्या मैं अभी अभी हाल ही में प्रबुद्ध और उम्रदराज हुआ हूँ, और अथवा कुछ विशेष मेरे साथ परिवर्तनीय हो चुका है जो मेरे मस्तिष्क में विकसित हो रहा है? मुझे ज्ञात है मैं जीवन का वर्गीकरण कुछ नए ही प्रकार से करता हूँ, पहले से कुछ भिन्न, मगर नई विश्लेषण पद्धति की यांत्रिकी, कारीगरी क्या है, मैं इसे जानना चाहता था।
मैं उस समय नहीं समझ पाया था कि मेरा संगीत सीखने का परीक्षण बढ़ता जा रहा था और उसी ने नींव भी डाल दी थी कि जिससे मैं दोनों मानसिक और आध्यात्मिक संघर्षों को, जिन्हें मैं अपने भीतर अनुभव कर रहा था, अब मैंने उन्हें पाया था जब खोजा था कि कोई तो उत्तर मिले। वे आरंभिक प्रयोग कि कोई तो सिद्ध हो वह व्यक्तित्व जो उस समय तक ठीक से अनुशासित नहीं हो पाया था, बहुत सुदूर तक मुझे ले गया कि हम उद्यम तथा प्रयास करने वाले क्यों असफल हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत में मेरी विफलता और सफलता में एक संकेत का इंगित हो रहा था, जिसके साथ मैं अपने दैनिक अनुभवों की तुलना कर रहा था निरंतर। यही कारण है कि आप इस पुस्तक में आरंभ से अंत तक संगीत का संकेत पाएंगे। तब भी जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको संगीत का ज्ञान हो, तभी आप अपनत्व का अनुभव कर पाएंगे। भले ही संगीत के एक पक्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखलाया, जीवन के हर पहलू में प्रशिक्षित मस्तिष्क अवश्य उपस्थित रहता है। आप भी अवश्य ही उस अपने अनुभव की मेरे इस अनुभव से तुलना अवश्य कर लेंगे। मेरे शिक्षण के समय में महत्वपूर्ण संगीत था, न कि वह गतिविधि जिसने सर्वप्रथम मेरे दैनिक कार्यक्रम को प्रेरित किया था, बल्कि मैं पहली बार सचेत हुआ कि मेरी जीवन दृष्टि व्यवहार से सरक चुकी है जब मैंने अपनी पत्नी की सलाह को स्वीकारते हुए जीवन की आरंभिक तीसी में पहली बार गोल्फ को अपनाया। उसका कारण था कि मैंने अपने जीवन के आरंभिक समय को इस परिवर्तन का आरंभिक कारण नहीं माना। वे जीवन के अनुभवों में से बहुत पहले ही मिटा दिए गए थे। निश्चय ही जीवन के इस काल तक आकर संगीत मेरा दूसरा स्वभाव बन चुका था। मेरा अभ्यास का समय भी स्वाभाविक रूप से नवोन्मेषी, सीख रहे विद्यार्थी का संघर्षपूर्ण समय नहीं था, जबकि गोल्फ पूरी तरह से मेरे लिए नया था। मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानता था और न उस खेल के बारे में पूर्व प्रचलित विचार थे। आरंभ में मेरे ससुर मुझे अपने साथ मैदान में खेलने ले जाते और मेरे लिए पुराने बल्ले उधार या किराए पर ले लिए जाते। मुझे शीघ्र ही खेल की दुविधा समझ में आ गई। मुझ पर सबसे बड़ा प्रभाव इस बात का पड़ा कि जो भी कोई खेल में प्रवीण था वह खेल ही नहीं रहा था। अधिकांश व्यक्ति उतनी ही देर तक गोल्फ खेलते थे जितनी देर तक मैं पियानो बजाता था, और फिर भी वे अपनी सक्रियता में पुस्तक एक से भी बाहर नहीं निकल पाए थे। वे बहुत भ्रष्ट खेलते थे और खेल में से उभरने का उन्हें मार्ग भी नहीं मालूम था। मेरा यह तात्पर्य है कि वैसे तो वे हफ्तों महीनों तक गोल्फ खेलते रहे, मगर वे खेल के मौलिक नियम भी नहीं जानते थे, जैसे गेंद को हवा में उछालना। वे अपने लक्ष्य की ओर गेंद भी नहीं मार सकते थे। वे कभी भी नहीं सुधरे और वे नहीं समझ पाए कि क्यों, जबकि अब तक तो उन्हें सैकड़ों गजों तक के लक्ष्य को मारना आना चाहिए था, बल्कि गेंद को ऊपर उछालना या नीचे अथवा उसकी उछाल को इच्छानुसार दाएं से बाएं मारना आना चाहिए था। अपने ज्ञान की पूर्ण शून्यता को लेकर अपने गोल्फ के क्लब को कैसे स्विंग देवें या वे कैसे दिखते थे जब वे गेंद को मार रहे थे, वे अपने उसी मौलिक ज्ञान को बार बार दोहरा देते, मगर नए प्रकार के परिणाम पाने की आशा करते। इसकी तुलना यदि संगीत से करते तो वह किसी को पियानो बजाते हुए पिछले 20 वर्षों से देखते हुए भी एक बार में एक से अधिक नोट स्वराघात बजाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसे झात नहीं था कि उसे अपनी उंगलियों से बजाना है, न कि अपने कोहनियों से। मुझे सबसे अधिक लाभ ये हुआ कि वैसे तो मैं तालमेल से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं अपनी बढ़ती के दिनों में किसी भी खेल में सर्वोत्तम नहीं हो पाया। अतः मैंने यह सोच लिया था कि मुझे किसी प्रशिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वह मेरे विकास पर नजरें रख सके, अन्यथा अनेकों अन्य गोल्फरों के समान में भी कुष्ठित ही रह जाऊंगा। फिर क्योंकि मैंने संगीत के वाद्य सीखने का प्रयत्न किया था, गिटार और पियानो के अलावा अन्य भी, जैसे बांसुरी और सी नक्सोफोन भी, ये भी आशा मैंने की थी कि खेल में प्रवीणताएं आने से एकरूपता और आनंद भी आएगा, जिसमें समय और प्रयत्न लगेगा। मुझे यह कभी नहीं प्रतीत हुआ कि गोल्फ का सरल और सुलभ अभ्यास होगा। मैं इस बात से विचलित भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी जानता था कि पियानो अच्छा बजाने के अलावा भी
मैंने अपने संगीत के अनेकों लक्ष्यों को चुका दिया था। मैंने अपने इस कार्य से संतोष पाना चाहा था कि अब मैं एक प्रौढ़ व्यक्ति हूँ और सभी कुछ उसी प्रकार से सोचता हूँ जो ज्ञान मैंने असफलताओं से पाया था। मेरा विश्वास था कि मैं अपने इस नए अवतार में अपने नए लक्ष्य पाने लगूंगा। यदि आप अपने विचारों को काबू में नहीं रख सकते हैं तो आप स्वयं को भी नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। आत्म नियंत्रण के बिना आप में यथार्थ में कोई भी शक्ति नहीं रह जाती, फिर आप चाहे जो पालें। यदि आप अपने प्रत्येक क्षण के विचार से परिचित नहीं रहेंगे तो आप निरंकुश प्रवासी होंगे जिसके पास कमान नहीं होगी। आप बिना ज्ञान के किसी भी वस्तु को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। वास्तविकता का ज्ञान पहले होना चाहिए,